प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए मैं हूँ कराची से दानियाल सैयद। चंद दिन कबल कराची के इलाके औरंगी टाउन में एक वाक़या रूनमा हुआ, फायरिंग का वाक़या, जिसमें एक शख्स ने अपनी साबका बीवी के घर पहुंचकर अपने ससुर को, अपने साले को और अपनी साली को फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी किया। चंद दिन गुजरने के बाद मुलज़िम दोबारा अपने साबका ससुराल में पहुंचा और फायरिंग करके अपनी बीवी को कत्ल करना चाहा, तो इसी दौरान उसकी बीवी ने चाकू के वार करके अपने साबका शौहर मुलज़िम को कत्ल कर दिया। ये तमाम तर वक़्वा किस तरीके से रूनुमा हुआ, साबका बीवी ने अपने साबका शौहर को किस तरीके से ये कत्ल किया, क्या कहानी है असल में, ये तमाम तर बातें जानते हैं। SHO इकबाल मार्केट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये बताएगा क्या असल में ये वाक़या है, किस तारीख़ का ये वाक़या है और मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये असल में ये जो नूरुल हमामा है, जिसने अपने शौहर को, इसकी असल में शौहर है हुसैन, जिससे इसकी जो है मतलब लड़ाइयाँ नाचाकियाँ हो रही थी। खुला का कोई मुकदमा वगैरह भी इसने किया था, अलैदगी का वो चल रहा था। उस अलैदगी के बायस मतलब इनकी आपस में ज़्यादा लड़ाइयाँ हो गई, तो वो एक दिन आया अपना हुसैन इनके घर पे, जिसने इसके घर में तकरीबन इसकी वालिद साहब को गोलियाँ मारी, जो कि अभी ICU में। इसके छोटे भाई को 2 गोलियां पेट पे लगी, इसकी एक सिस्टर थी छोटी, उसको गोलियां लगी हैं टांगों पे। तो इन तीनों को इसने ज़ख्मी किया, जिस पे 324 का इसके ऊपर मुकदमा कायम हुआ। वो 324 का मुकदमा कायम हो गया। इसकी बीवी को इसने कुछ नहीं कहा, अपनी बीवी को। फिर उसके बाद उसी के 1 हफ़्ते बाद ये वापस आया है। तो इसने पहले आया है, इसने घर पे दरवाज़ा खोलने की कोशिश की है, लेकिन दरवाज़ा, जो मुदैया का बयान है कि दरवाज़े से इसने गोलियां मारी हैं मुझे, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। तो ये ऊपर से आया कूद के, ये ऊपर से दीवार से कूद के आया। तो बोला फिर मैंने इसके ऊपर फायर किए। पिस्टल मेरे पास पड़ा हुआ था, इसी ने मुझे दिया हुआ था, पहले का रखा हुआ था पिस्टल। बोला उसी 9mm पिस्टल से मैंने इसके ऊपर फायर किए। तो बोला इसको 2-3 गोलियाँ लगी, वो अटक गया पिस्टल। तो मैंने फिर ये खड़ा हुआ था, तो मैंने फिर छुरी उठाई, छुरी से इसके ऊपर वार किए, तो ये गिर गया। फिर उसके बाद इन्होंने, लोग भी जमा हो गए, इन्होंने कहीं मार्बल वगैरह की स्लेटें वगैरह मारी, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा उससे परेशान हो गए थे कि इन्होंने पहले ये अपना इनके घर वालों को मारा कि ये मेरे को भी नहीं मार दें। ये हुआ था इससे। अच्छा, ये बताएगा जो मुलज़िम हुसैन उसका नाम है, वो क्या करता था और कितने अरसे कबल इनकी शादी हुई थी, कोई इनकी लड़ाई झगड़े का कोई मुकदमा क्या पुलिस के पास भी रिपोर्ट हुआ था, माजी में ऐसा कुछ था इनकी फैमिली में, या सिर्फ हुसैन आया, उसने फायरिंग कर दी, फिर चला गया, फिर 1 हफ़्ते बाद आया और अपनी बीवी को भी उसने कत्ल करने की कोशिश की? बस वो वैसे तो 324 का मुकदमा कायम हुआ था जब इनका जो है ना, मतलब इसके वालिद ICU में हैं, या इनको जो मारा था। असल जो इनकी बात थी वो इनकी अलैदगी हो रही थी। इनकी वाइफ इसके साथ रहना नहीं चाह रही थी, तो आपस में लड़ाइयाँ हो जाती हैं कोई, उससे कोई वो ज़्यादा लड़ाइयाँ बढ़ गई थी, जिस पे उसकी वाइफ ने उसके ऊपर खुला का मुकदमा, वो खुला का जो नोटिस आया ना, उसकी वजह से वो ज़्यादा मुश्तइल हो गया था हुसैन, जिसकी वजह से उसने ये काम किया था। जी बिल्कुल, पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ आपने सुना। शहबाज यूसुफ, SHO इकबाल मार्केट, उनका ये कहना है कि हुसैन नामी मुलज़िम है, उसकी जो अहलिया थी, हमायमा नाम जिसका था, उसने जब खुला का नोटिस भेजा तो हुसैन तैश में आया, और तैश में आने के बाद वो अपनी अहलिया के घर पहुंचा। अहलिया के वालिद, अहलिया के भाई और छोटी बहन को फायरिंग करके शदीद ज़ख्मी किया, और उनके वालिद जो हैं वो इस वक्त भी ICU में ज़ेर इलाज हैं। 1 हफ़्ता गुजरा है इस वाक़े का मुकदमा इक़दाम कत्ल की दफ़ात के तहत इकबाल मार्केट में दर्ज किया गया, लेकिन 1 हफ़्ता गुजरने के बाद दोबारा मुलज़िम हुसैन जो है वो अपने ससुराल पहुंचा और खिड़कियों से गोलियां चलाना शुरू की, और खिड़कियों से गोलियां चलाने के बाद वो छत फैलांग कर अंदर दाखिल आया, और अंदर दाखिल होने के बाद हुसैन ने कुछ अरसे कबल जो अहलिया है उसके बयान के मुताबिक उसने एक असलहा अपनी बेगम को दिया था, हमायमा को, और उसने हमायमा ने उसी असले का इस्तेमाल करते हुए अपने शौहर के ऊपर, हुसैन के ऊपर गोलियां चला दी, जिससे 3 गोलियां उसको लगीं, और फ़रार होने के वक्त जो है चाकू का इस्तेमाल किया खातून ने छुरियों के वार करके अपने शौहर को कत्ल कर दिया। अहले इलाका भी मौके पर पहुँचे, गम गुस्सा, तो और अहले इलाका ने भी गम गुस्सा निकाला और ईंट और जो टाइल्स मार्बल होते हैं वो मारकर शदीद
नौयत के जो है वो ज़ख़म मुल्ज़िम हुसैन को पहुँचाए। ताहम पुलिस मौके पर पहुँची, लाश को अस्पताल मुंतकिल किया। जो मुल्ज़िमा खातून थी जिन्होंने कत्ल किया था उनको गिरफ़्तार किया। उन्होंने एतराफ़ जुर्म भी किया और एतराफ़ जुर्म में उन्होंने अपनी तमाम तर ये दास्तान बताई कि वो तंग आ चुकी थी, अपने शौहर से तंग करता था, जहनी अज़ियत पहुँचाता था और इसी बात पर खुला लेना चाहिए। लेकिन जब खुला जब दायर की तो मुल्ज़िम ने तैश में आकर पहले घर वालों को ज़ख्मी किया और उसके बाद ख़ातून को भी मारने के लिए जब पहुंचा तो ख़ातून ने जो है वो सेल्फ़ डिफेंस करते हुए मुल्ज़िम के ऊपर गोलियां चला दी, जिससे वो कत्ल हो गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी। कराची में चंद दिन कबल इकबाल मार्केट में वाक़या रहनुमा हुआ था। पुलिस का हुकाम का जो मौक़िफ़ था वो भी आपने जाना। अहले खाना, क्योंकि ख़ातून के जो वालिद वालदा या बहन है वो इस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज है। मुल्ज़िम जो है वो हलाक हो गया है। ख़ातून जो मुल्ज़िमा है वो पुलिस की कस्टडी के बाद अब वो जो है वो जेल में मौजूद है। तो इस हवाले से पुलिस हुकाम का जो मौक़िफ़ था वो हमने आप तक पहुँचाया। बरतानिया की ब्रिटिश पाकिस्तानी होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने ऐलान किया है कि वो पुलिस को इख्तियारात देने जा रही हैं, जिसके तहत लंदन और उसके बाहर बरतानिया भर में पुलिस के पास ऐसे इख्तियारात आ जाएंगे कि वो जो फ़लस्तीन के नाम पर जो मुख्तलिफ बार बार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो एहतजाज हो रहे हैं, वो ताकि उनको रोका जा सके या उनको कम किया जा सके। और उसकी वजह यह है कि पिछले 2 साल में जब इसराइल ने हमला किया गज़ा के ऊपर और उसके बाद गज़ा को एक कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया, उसके बाद सिर्फ लंदन में तकरीबन 32 नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन हुए हैं, जिसमें हर डेमोन्स्ट्रेशन में जो कम से कम 1 लाख और बाज़ जो डेमोन्स्ट्रेशन में तकरीबन 1 मिलियन तक भी लोग आए। इस तरह से ये बरतानिया की तारीख़ का एक नया रिकॉर्ड बना है कि सिर्फ 2 साल के अंदर कोई भी तंजीम 32 नेशनल डेमोन्स्ट्रेशन करे जो फ़लस्तीन की हमायत में हो। लेकिन डेमोन्स्ट्रेशन के पीछे इतनी बड़ी तादाद में लोग आए कि उसके बाद बरतानवी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि वो नए इख्तियारात के ज़रिए इन मुजाहिरों को, यानी जो रिपीटेड प्रोटेस्ट होंगे उसको वो कब करने का इरादा रखते हैं और उसके लिए वो पुलिस को इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। चूँकि अगर पुलिस के पास पब्लिक ऑर्डर एक्ट के तहत अगर इख्तियारात आ जाएंगे तो पुलिस फिर मुख्तलिफ मुजाहिरों पर पाबंदी लगाती है। पुलिस के पास इस वक्त भी बहुत वसी तर इख्तियारात हैं, जिसके तहत पुलिस लंदन के अंदर और बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में जो वो मुजाहिरों के ऊपर वो उनके जो टाइम, रूट और जो किस वक्त डेमोन्स्ट्रेशन ने स्टार्ट होना है, कब ख़त्म होना है, उसके हवाले से उसके पुलिसिंग कर रहे हैं। लेकिन पुलिस ने पिछले अरसे से यहाँ पर सिर्फ जो पैलेस्टाइन एक्शन नामी ग्रुप, जिसे दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया है, पैलेस्टाइन एक्शन का नाम डिस्प्ले करने के ऊपर अब वहाँ उसके ऊपर दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में यहाँ पर कई सौ लोगों को, तकरीबन 2,500 से 3,000 बंदे को दहशतगर्दी के तहत चार्ज कर दिया है। जो चार्ज होने वाले लोग हैं उनकी उम्रें 18 और 19 साल से लेकर 90 साल तक भी हैं और जिसमें अभी तक जो लोग चार्ज हुए हैं वो सारे के सारे, जो उनमें से 99% लोग हैं वो वाइट हैं। लेकिन अब शबाना महमूद का ये ऐलान कि वो जो प्रोटेस्ट हैं और ख़ास तौर पर जो रिपीटेड प्रोटेस्ट हैं उनके असरात को देखते हुए पुलिस को ये ताकत देंगी कि ऐसे डेमोन्स्ट्रेशन को रोका जा सके। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये स्टेप इसलिए लिया जा रहा है कि जो लंदन की और बरतानिया की जो जूइश कम्युनिटी है, जूइश कम्युनिटी खौफ में मुब्तला है कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ के लोग वो पैलेस्टाइन की हमायत में बाहर निकले हैं और इसी खौफ को बुनियाद बनाते हुए वो ये इक़दाम करना चाह रही हैं। और ये ऐलान उन्होंने किया जब सिनेगॉग, जो मैनचेस्टर में एक सिनेगॉग पर एक दहशतगर्द की तरफ से हमला हुआ जिसमें 3 हलाकतें भी। हमने बात की जो मुख्तलिफ़ कम्युनिटी के अफराद को कि वो क्या समझते हैं जो रेगुलरली ऐसे प्रोटेस्ट में आते रहे। जब भी किसी ने कोई काम करवाना होता है ऐसा जो किसी और ने नहीं किया होता, उसके लिए हम में से बंदे को चुना जाता है और इस दफ़ा शबाना महमूद को चुना गया है और वो काम कर रही हैं जो पहले ना किसी ने ब्रिटिश तारीख में सुना और ना देखा। तो कैसे ये हिपोक्रिटिकल किस्म का स्टेटमेंट वो दे सकती है? द राइट ऑफ प्रोटेस्ट ये हमारी एक फंडामेंटल बेसिक राइट है बीइंग अ ब्रिटिश सिटीज़न। और ये कोई गैर इलाका नहीं है जहाँ पर ये पाबंदियाँ लगा सकते हैं और डिक्टेटरशिप चला सकते हैं। आप देखिए अराउंड मिलियन लोग यहाँ पर निकले हैं। ये सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है, ये सिर्फ इंडियन नहीं है, सिर्फ मुसलमान नहीं है। ये तो हमारी फ्रीडम है तो हम करेंगे। तो इधर हम कहते हैं हम डेमोक्रेसी में, तो ये तो डेमोक्रेसी तो ही हुई, तो ये तो हिपोक्रेसी हुई ना। तो ये तो इसलिए कैडर रिपोर्टर्स की बंद करेगा जी, सच नहीं सुनना चाहते। जो शबाना महमूद है ना, ये थोड़ी देर पहले 2014 में ये प्रो पैलेस्टीनियन थी,
ये पैलेस्टाइन के लिए सपोर्ट करती थी या और मतलब मार्च पे जाती थी, एडवोकेट थी। अभी वो उसने चेंज कर दिया। ये कैसा उसने चेंज कर दिया माइंड अपना, क्यों? तो इससे हमें कोई डर नहीं है। पुलिस जो मर्जी कर लें, हज़ारों के तादाद में लोगों को अरेस्ट भी किया इन्होंने एंटी टेररिज्म लॉ के नीचे, पर हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ादी इज़हार के ऊपर जो है वो कतगन लगाई जा रही है और यहाँ पे लाखों की तादाद में आज लोग यहाँ मौजूद हैं इस बात को डिफाई करने के लिए गवर्नमेंट की इस पॉलिसी को। हाँ, जो पुलिस पाबंदी लगा रही है वो बहुत गलत है। इस रिपोर्ट के लिए हमने होम ऑफिस से भी रब्ता किया ताकि होम सेक्रेटरी शबाना महमूद का डायरेक्ट वर्जन भी शामिल किया जा सके, लेकिन होम ऑफिस ने कहा कि शबाना महमूद इस पर इंटरव्यू नहीं देंगी। होम ऑफिस का ये कहना है कि जो शबाना महमूद जो उन्होंने प्रपोज़ल दिया है जो प्रोटेस्ट को रोकने के हवाले से या उनको कम करने के हवाले से, ये जो बरतानिया के मफाद में है, ये यहाँ पर आबाद जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं ये उनके भी फ़ायदे में। उन्होंने ये भी कहा कि वो ये होम ऑफिस ये समझता है कि बरतानिया में इस्लामोफोबिया के वाक़यात बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, उसके साथ साथ जो यहाँ पर यहूदी और जो दीगर कम्युनिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ भी नफ़रत में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हुआ। और जो हुकूमत ये समझती है कि जो बार बार जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको कम किया जा सके ताकि बरतानिया में जो तफरीक है उसको हुकूमत की तरफ से कोशिश की जाए कि जिस हद तक कम हो सकता है उनको कम किया जाए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नगर पार्कर में, कारूंजर पहाड़ के दामन में, और आप देख सकते हैं कि जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ सफ़ेद ही सफ़ेद मिट्टी फैली हुई है। ये मिट्टी मैदनियात कहलाती है, जिसको चाइना कले भी कहा जाता है। मैं जिस जगह मौजूद हूँ यहाँ ये मिट्टी तो मौजूद है, लेकिन ये यहाँ से नहीं निकली है, बल्कि 60 से 70 किलोमीटर दूर से ये मिट्टी यहाँ लाकर डंप की गई है और यहाँ फैक्ट्रीज़ काम की गई है। लेकिन जो असल मसला है वो माहौलियाती आलूदगी का है कि यहाँ जो फैक्ट्रीज़ हैं ये सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सीपा के जो कवानीन हैं उन पर अमल दरामद कराने के बजाय इस मिट्टी को फ़िल्टर करने के दरमियान, प्यूरीफाई करने के दौरान जो फुजला निकलता है, वेस्टेज निकलता है, जिससे ये फुजला बहता हुआ यहाँ पर जो मीठे पानी के कुएँ हैं जो बारिशों से भर गए हैं, जो बारिशों से रिचार्ज हुए हैं, उनके पानी को आलूदा कर रहे हैं। हाल ही में महकमा माहौलियात की जानिब से इस पर एक्शन लिया गया और जो 3 फैक्ट्रीज़ हैं जो कुओं के करीब हैं उनको माहौलियाती कवानीन की खिलाफ वर्जी पर जो है वो सील कर दिया गया। लेकिन दूसरे दिन ही उन मालकान, इन तीनों फैक्ट्रीज़ के मालकान की जानिब से इन फैक्ट्रीज़ को ओपन कर दिया गया और महकमा माहौलियात सीपा कवानीन को पसे पुश डाल दिया गया, जिस पर सीपा हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए इन 3 फैक्ट्री मालकान के ख़िलाफ़ मकामी जो अदालत है उसके अंदर जो अपना EPO है उनके कवानीन के तहत चालान जमा करवाया है, जिस पर अदालत ने इन मालकान को तलब कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं इलाके मकीन, यहाँ के समाजी कारकुन, उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर जो कुएं हैं, यहाँ का जो पीने का पानी है उसकी सतह किस तरह से मुतासर हो रही है। नुकसान इससे ये हो रहा है कि ये पानी के अंदर सारी मिट्टी है। हम देख रहे हैं हमारे सामने ही वो जो नहरें हैं, भटियाणी नदी जो बड़ी नदी कारूंजर की है और उसी पे कोई अरबों रुपए खर्च करके डैम बनाया है, वो कुछ थोड़े फरलांग फासले पे है। तो ये पानी का ये मरकज़ है। लोगों के अंदर एक ही घर है अभी हमारे गांव में लाल खान का, उसी के एक ही घर के अंदर कोई 7 मरीज़ हैं, किडनी पेशेंट है। 4 का ऑपरेशन हुआ है और एक का तो 2 मरतबा भी ऑपरेशन हो चुका है। खुद मैं खड़ा हूँ, मेरा भी वो किडनी का वो किडनी स्टोन का वो ऑपरेशन है। कि कितने सारे अमराज हैं जो इससे जन्म ले रहे हैं और ये इनको यहाँ से हटाकर जहाँ से ये मिट्टी निकलती है वहाँ पे इसकी फैक्ट्री लगाएं। हम ये नहीं कहते कि भाई इन फैक्ट्रियों को ख़त्म कर दो या बंद कर दो, लेकिन उसी मुनासिब मकाम पे हो जहाँ ये जो माहौलियात है या जो बीमारियाँ बढ़ रही हैं उसका अजाला होना चाहिए। और ये जो मिट्टी यहाँ पे जो जमा है, कोई लाखों टन के हिसाब से जमा है, उसको यहाँ से उठा के किसी रेनकच के किसी किनारे पे डाला जाए कि इंसान की ज़िंदगी उसे न खिला जाए। ये तो बड़ा ही नाजुक मसला है। हमने मुंतखब नुमाइंदों से भी शिकायत की है और जो अफसरान हैं उनसे भी शिकायत की है। कई बार हमने मुजाहरे किए हैं, एहतजाज किए हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। इसकी जो मिट्टी है ये उड़कर हवाएं जब तेज़ बहती हैं तब ये उड़कर और आबादी की तरफ, ये आबादी जो है सो इतनी दूर नहीं है, सो इस हवाले से ये मिट्टी उड़कर हवा के रास्ते
और फैलती जा रही है। इस वजह से आंखों की बीमारी हो रही है। अच्छा, पानी में क्या पाया जा रहा है? पानी सर, पानी में वाइटेशन में जो हमें ये केमिकल नज़र आ रहा है, यही चाइना के लिए मिट्टी का है। और ये जो है सो ये नहरों के ज़रिए ये कुओं में दाखिल हो रहा है। इसके बाद हम चलेंगे सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के ज़िले दफ्तर और वहाँ पर उनके मुतल्लिका हुक्काम से बात करेंगे कि उन्होंने माहौलियाती कवानीन पर अमल दरामद करवाने के हवाले से मज़ीद क्या इक़दाम उठाए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सिंध इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अथोराइज डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मिस्टर शाहिदुर रहमान के साथ। उनसे मालूम करेंगे कि सीपा की जानिब से जो चाइना कली की फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर जो सीपा कवानीन की खिलाफ वर्जी की जा रही है, उनके ख़िलाफ़ क्या अब तक कार्रवाई अमल में लाई गई है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा, ये कितने अफराद थे और कितनी फैक्ट्रीज थी जिनको आपने ऑफ किया था? ये हमारे पास जो है 3 जो मेन सिटी के अंदर जो है सिटीज़ के जो नगर पार्कर के अंदर जो हैं जो अफेक्ट कर रही थी वाटर बॉडीज़ को, वो उनके ऊपर हमने ये चालान किया था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर के तहत, जो कि हमने पर्सनल हियरिंग इशू की थी। वो वहाँ पर जो है मौजूद नहीं थे। तो उसके बाद फिर जो है एज़ पर लॉ हमने वहाँ पर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन आर्डर होता है अंडर सेक्शन 21(2), जिसके अंदर जो है डीजी साहब ने उनको काम करने से रोकने की जो हिदायत दी और उनको हुक्मनामा दिया। वो हमने उधर सर्विस करवाया और वो जो है काम हमने रुकवाया। उसके बाद फिर रुकवाने के बाद अगेन फिर जो है न्यूज़ से हमें पता चला कि जो है वहाँ पर दोबारा से एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है। तो हमने फिर दोबारा विज़िट किया तो वाकई वहाँ पे ये काम जो है दोबारा से स्टार्ट हो गया था, जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ऑर्डर की जो है उन्होंने एक वायलेशन की। उसके बाद जो एज़ पर लॉ जो है अंडर सेक्शन 29 जो है हमने जुडिशल मजिस्ट्रेट जो होते हैं उनके पास हमने कंप्लेन दर्ज करनी होती है, जो कि वो एम्पावर होते हैं उनको पेनलाइज़ करने के लिए। तो फ़ाइन इम्पोज़ करने के लिए अभी हमने कल ही जो है एप्लीकेशन सबमिट करवा दी हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट नगर पार्कर के ऑफिस में। उसमें कितने अफराद हैं या जो लोग हैं जिनके नाम पे ये फैक्ट्री रजिस्टर्ड हैं, उनके जो है उनको शामिल किया गया है इसमें? ये 3 जो है मेन जो नगर पार्कर सिटी के अंदर जो मेन वायलेटर्स हैं, जिनकी वजह से जो है जो इश्यूज़ हैं वो ज़्यादा रेज़ हो रहे हैं। खिलाफ वर्जी में जो आप कोर्ट के अंदर गए हैं, चालान सबमिट करवाया है, तो इसमें कितना फ़ाइन उनको हो सकता है एज़ पर लॉ? एज़ पर लॉ देखें, अगर EPO की वायलेशन जो है वो उसके ऊपर अगर जुडिशल मजिस्ट्रेट के पावर्स हैं कि वो 1 लाख तक जो है एम्पावर हैं कि वो कर सकते हैं उनको चालान उनकी जो है वायलेशन ऑफ EPO की। उसके अलावा पर डे जो है 10,000 रुपीज़ जो है पर डे चालान जो है वो उसको फ्राम द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ वायलेशन जो है वो इम्पोज़ की जा सकती है अप टू। अब वो डिपेंड करता है कि ऑन ग्राउंड जो है जब ये केस चलेगा तो फिर वो फ़ाइन कितना इम्पोज़ होता है वो इंशाल्लाह जो है वो। अगर फिर भी फ़ाइन के बाद भी अगर वो दोबारा से अगर कोई काम दोबारा से स्टार्ट करते हैं तो वो एक जो है रिपीटेशन में चला जाता है वायलेशन के अंदर। तो उसके अंदर हमारे कानून में ये है कि इस तरह की प्रोविजंस जो है वो ये 3 साल की जो है उनको सज़ा जो है प्रिजनमेंट जो है वो दे सकती है उसके अंदर कोर्ट उनको। जी, नसीराबाद से मैं हूं आबिद बलोच और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सज़ा। नसीराबाद डिवीज़न में डकैती की वारदातों के साथ साथ अब इन इलाकों में तखरीबकारी के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं और नसीराबाद और भाग में अब तक डकैती के दौरान एक हिंदू ताजिर मौत के आगोश में चला गया है, जबकि नसीराबाद और भाग में डकैती के दौरान असाजा समेत 4 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए हैं और भाग शहर में नामालूम डाकुओं ने दौरान ड्यूटी 5 असाजा से एक मोटरसाइकिल और दीगर नकदी छीन ली, जिसके खिलाफ असाजा ने एहतजाज भी किया। नसीराबाद और जाफराबाद में हालिया बम धमाकों में रेलवे मुलाजिम और 10 साला मासूम बच्चे समेत 2 अफराद शहीद हो चुके हैं। इन इलाकों में इन वारदातों की रोकथाम और शोधा के प्यारों से बात करने की कोशिश करेंगे। नसीराबाद में डकैती की वारदातों के साथ अब तकरीबकारी के वाक़यात रोनमा हो रहे हैं, तो इन सूरत-ए-हाल को आप किस नज़र से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेरा मुराद जमाली बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट नसीराबाद में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और आए रोज़ दफ्तर भी फारग नहीं है। दफ्तरों से भी मोटरसाइकिलों को चाबी चोर ले उठते हैं और बैंकों के सामने बाजार से बाकायदा गन पॉइंट के ज़रिए से भी लोगों से मोटरसाइकिल छीने जा रहे हैं और दीगर वारदातों में इजाफा हो चुका है।
इतना इजाफा हो चुका है वारदातों में कि घरों में घुसकर रात के तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए मोटरसाइकिलों को बाकायदा चाबी चोर घरों से भी लेकर जा रहे हैं। बाकायदा डेरा मुराद जमाली, ज़िला नसीराबाद, नौताल, बख्तियाराबाद, ये तमाम रोड, तमाम हालात बिल्कुल जो अमन अमान है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। पुलिस की कारकर्दगी को आप किस नज़र से देखते हैं? बिल्कुल पुलिस की कारकर्दगी कमज़ोर है, क्योंकि सियासी आशीर्वाद इनको मौजूद है। अगर ये सियासी पंडितों के दरवाजे पर झुकना छोड़ दें, अपना असल जो इनको काम दिया गया है, जो ये पुलिस का मनसब है, ये अपने मनसब का फ़ायदा उठाते हुए आवाम के माल और जान का हिफाजत करना इन पर लाजुम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कौमी हीरो शहीद इमदाद हुसैन खोखर के घर में, जो कि हालिया दिनों में नामालूम अफराद के हाथों रेलवे ट्रैक पर धमाका खेज मवाद नस्ब किया गया था, जिसको जो है शहीद नाकारा बनाने की कोशिश के दौरान जान देकर पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में सवार सैकड़ों मुसाफिर की जानें बचा ली। इस वक्त हमारे साथ उनके वालदा मौजूद हैं शहीद के, आइए उनसे पूछते हैं। ड्यूटी थे, खा पी घर को चंगा भला गया, यो थी गया शहीद थी गया, भाई मत बचा गया मेरा बचड़ा वड्डा मेरा हुआ सरबरा मेरा हुआ है। मेरे नंढे जा पढ़ते पियाने ने कोई जमाने की खबर भी ना आई। मेरा बाहर दा घर दा वड्डा मेरा हुआ पिया, मेरे दा नंढड़ा बच्चा मैं को चंगा भला खिलदा कुदा गया बा, मैं को बल घर भी मेरा ना आया, मेरा अब्बा शहीद थी गया। मेरा अब्बा मेरे को खबर न पीछे मेरा बचड़ा था, लाश भी घर ना आया, बचड़े का दीदार भी मैं आखिरी अपने अब्बे का ना कि तुम अब्बा मेरा बचड़ा सिकदा होता अबू अबू के ना वास्ते इतनी उम्र दा सरदान कर गया मेरा अब्बा। नंढे बिरावे को अब्बा को शायद खबर भी ना हा सन्याते, ये वो भी फौत थी गया 2 साल थी गया नहीं हो मेरा पुत्र यो घर हलावन वाला हाली चली बात तक जो है इंतजामिया की तरफ से कोई माली मदद की गई है, कोई ताउन किया गया आप लोगों से? सर बड़ी मेहरबानी कमांडेंट असलम साहब की और कर्नल मोहम्मद रिजवान की, जिन्होंने हमारे साथ माली मदद की 3 लाख रुपए की। बाकी यानी जो जिला इंतजामिया है, डीसी साहब है, कमिश्नर साहब है, डीआईजी साहब है, इन तक अभी तक कुछ भी माली मदद यानी में फराम नहीं की गई। और जो रेलवे वाले मुलाजिम है यानी डीएस है, AAI है, DN है, जो भी है उन तक अभी तक कोई भी जहर नहीं हुआ है। वो तो शहीद इमदाद हुसैन खोखर को शहीद भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमें ये चाहिए कि हमारे भाई को कौमी सतह पर शहीद डिक्लेयर किया जाए और जो उसकी माली मदद है वो हमें फराम की जाए। आखिरी बार उससे कब मुलाकात हुई या बात हुई? जी शहीद इमदाद हुसैन खोखर जो कि मेरा भाई है, मेरी आखिरी अल्फाज से ये बात हुई थी कि जब मैं कोयटा में काल बर्बाद की थी, तो आखिरी अल्फाज ये थे कि आप कब आओगे। मैं जब मेरा जाकिर यहाँ से गया है, एक मेरे घर के 4 पाई खाली हो गई है। अब जहाँ भी नजर घुमाती हूँ इसके भाई नजर आते हैं, वो नहीं है। तो पापड़ उठाकर अभी बेच रहे थे, अचानक से धमाका हुआ तो मैं वहीं पर गिर गया। बलूचिस्तान के इन इलाकों में डकैती की वारदात और तखरीबकारी की रोकथाम के लिए और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुलिस को अमली तौर पर ठोस इक़दाम करने होंगे, ताकि इन इलाकों में अमन मान की फ़िज़ा कायम हो सके और शहरी जो हैं सुख का सांस ले सकें। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा के लिए सखर से मैं हूँ यासिर फारूकी। 19 अगस्त 2020 की रात पन्नो आकिल के नवाई इलाके में इंतहाई अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या पेश आया, जिसमें खानदान के सरबरा ने अपने बेटे के साथ मिलके अपनी बीवी, बहू, 3 बेटियों, 4 कमसिन बेटों, पोती और पोते को रात में सोते हुए तेजदार आले से ज़िबा कर डाला। वाक़े के बाद मुल्जिम अपने 4 बेटों के साथ घोटकी फरार हो गया। पुलिस ने घर पे पहुंच के लाशों को अपनी तहवील में लेके पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि 24 घंटे के अंदर मुल्जिम और उसके 4 बेटों को घोटकी से गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मुल्जिमान ने एतराफ़े जुर्म भी किया। कत्ल का मुकदमा जो मरकजी मुल्जिम है उसकी बहू के भाई की मुतियत में थाना कैंट स्टेशन में दर्ज किया गया, जिसमें मरकजी मुल्जिम जो कि खानदान का सरबराह था और उसके 4 बेटों को नामजद किया गया। चंद रोज कबल एडिशनल सेशन जज सखर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जुर्म साबित होने पे मरकजी मुल्जिम और उसके एक बेटे को 11-11 बार उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि जुर्म साबित ना होने पर 3 बेटों को बाइज्जत तौर पे बरी
कर दिया गया है। इस केस के हवाले से जो मुद्दई के मामू हैं और जो कि मरकजी मुल्जिम के सगे भाई भी लगते हैं, उनसे भी बात करते हैं, जबकि मुद्दई से भी बात करते हैं कि वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। ये बताइएगा, ये वाकया किस तरह पेश आया था? ये वाकया पेश आया था 2020 में अगस्त के महीने में। ये जिनूनी शख्स था, इसने 2010 में हमारे बड़े भाई फतहुल्लाह का शहीद किया था। उसके बाद उनकी रिश्तेदारों भतीजों को सुलह हो गई। उसके बाद ये काले इल्म जादू करता था और बोलता था कि इनको मैं मारूंगा तो फिर मैं जिंदा भी करके दिखाऊंगा। इस वजह से उसने जो भी ये मसला करा है, घर को बंद करा 16 दिन, तो मैं मार के फिर जिंदा भी कर सकता हूँ। 16 दिन ये खुद मकतूलीन के साथ घर में महसूस बंद था, अंदर घर में निकलता ही नहीं था। घास जो है मज्जू का वो आपने पुलिस वगैरह को इत्तला नहीं दी? हमने बोला, पुलिस 10 दफा आई, पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस वाले 10 दफा आए, उन्होंने इनको नहीं पकड़ सका, न अंदर में गए न अंदर उनको पकड़ा। बाकी है कि अभी हमारी यही इल्तिजा है, इनको सजाए मौत आनी चाहिए। ये काले इल्म का ये जो है ना, वो ड्रामे करता था कि मैं कभी अपनी मूछें काटे, सर काटे, नामुने करता था, इसीलिए इसको सजा आनी चाहिए। इसने अपने 4 बेटों को किस तरह साथ मिलाया, जिन्होंने अपने बहन भाइयों को, अपनी वालदा को, बड़े बेटे ने अपनी बीवी को, 2 बच्चों को कत्ल किया, उन्हें किस तरह अपने साथ मिलाया? उनको कैसे भी मिला है वो पुलिस को पता है, हमारे से पकड़ने के बाद मिले नहीं है तो कैसे मिला है। बकाया ये है कि वो उनको बोल रहा था कि हम इनको मारें, फिर अभी मैं तुम्हारे को जिंदा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, उनको ये बताता था। पता नहीं आगे पुलिस की इंक्वायरी वो हमने नहीं पढ़ी तो क्या उन्होंने बयान दिया है। मसला अमला ये कि हमको अब फैसला आ गया है, फैसले को कैसे देखते हैं? फैसले को हम चैलेंज करेंगे, तो इनको सजाए मौत आए। हाई कोर्ट में वकील कर दिया है हमने, पीर के दिन पिटीशन दाखिल करेंगे और जो 3 आज़ाद करें उनको भी सजा आनी चाहिए मौत की। अभी हमारे को खतरा है, हम IG, DIG, SP सक्खर को बोलते हैं कि हमारे घरों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। केस के मुद्दई इस वक्त हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं केस का फैसला आ चुका है, उसको कैसे देखते हैं। और ये बताइएगा, मकतूलीन की उम्रें कितनी थी, कितने बच्चे और खवातीन उनमें मौजूद थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केस का जो फैसला आया है इस पर मैं इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि 11 अफराद का कत्ल कोई मामूली चीज़ नहीं है। इनकी सज़ाए मौत जो है, उम्र कैद की सज़ा, ये मामूली सज़ा है। और जो औरतें शहीद हुई हैं उनमें से 2 बड़ी औरतें थी, एक मेरी फूफी थी और एक मेरी बहन थी। अब मेरी बहन के 2 बच्चे थे, एक बेटी थी एक बेटा था, और जो फूफी थी उसके 3 बेटे थे और 7 बेटियां थी। तो इनको जो है बेदर्दी के साथ उन जालिमों ने जो है ज़िबा करके कत्ल किया है। दोनों खवातीन भी हामला भी थी, बताइए। जी हाँ, हामला भी थी। उन्हें तकरीबन ये 4 या 5 माह के अमल से थी, तो बेदर्दी के साथ उन्हें ज़िबा किया गया है। अभी जो फैसला आया है इस पर हम इत्तफाक नहीं करते और हम अपील करते हैं जो है सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इन मुजरमों को जिन्हें सज़ा दी गई है उम्र कैद की, उन्हें फांसी दे दी जाए, और जो सज़ा से रिहा किए गए हैं उन्हें जो है शामिल सज़ा किया जाए। 11 अफराद के कत्ल केस के मुद्दई और मरकजी मुल्जिम के सगे भाई का कहना है कि ना सिर्फ मरकजी मुल्जिम जहनी मरीज है बल्कि जादू टोने पर भी यकीन रखता है, जबकि 2010 में भी उसने अपने सगे भाई को कत्ल किया था, जिसके जुर्म में वो पहले भी 2 साल जेल काट चुका है। जबकि अदालती फैसले के हवाले से मुद्दई ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया है ताकि दोनों मुल्ज़मान को सजाए मौत, जबकि बरी होने वाले 3 अफराद को भी इस सजा में शामिल किया जा सके। मुद्दई और मरकजी मुल्जिम के सगे भाई का कहना है कि बरी होने वाले 3 अफराद से उनकी जानों को खतरा है। इस हवाले से उन्होंने इंतजामिया से अपील की है कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जिला घोटकी की तहसील डहरकी के नवाही इलाके खरोही में जो है वो जरगी के केस सामने आए हैं। यारो लुंड पर 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें 5 खवातीन को जो है वो कारोकारी करके उन पर 67 लाख रुपए का जरगा आयद किया है, जबकि एक लड़की जिसे कारोकारी करके कच्चे के इलाके में मुबैना तौर पर फरोख्त कर दिया गया था, उसे वहां कत्ल कर दिया गया है और उसकी लाश भी अभी तक नहीं मिली है, जिसे
बताया जाता है कि उसे 8 लाख में फ़रोख्त किया गया था, जबकि जो 5 ख़वातीन हैं खरोई के इलाके में जो जरगे का शिकार हुई हैं उसका मुखालफिन पर 67 लाख रुपए जरगा आयद किया गया। यहाँ पर वुमेन प्रोटेक्शन सेल में यहाँ पर ख़वातीन आई हैं और उनका कहना है कि उनके साथ ये बड़ी ज़्यादती हुई है और इसके साथ साथ यहाँ पर SSP घोटकी की जानिब से मुकदमात भी दर्ज कराए गए हैं। यारो लुंड थाने पर 2 मुकदमा दर्ज कराए गए हैं जिसमें पूरी तफसील दर्ज की गई है और इसके अलावा जो है पुलिस ने कार्रवाई करके 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार भी कर दिया गया है। जबकि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जरगा करके जो जरगे की ख़वातीन हैं उनको कच्चे के इलाके में जो है 10 से 15 लाख रुपए में जो है वो फ़रोख्त किया जाता है और जहाँ पर उनकी ज़िंदगियों का सौदा कर दिया जाता है, वो बच जाएँ या मर जाएँ। इस वक्त भी जो है वो ख़वातीन के ज़िला घोटकी में बहुत ज़्यादा और बड़ी तादाद की सामने आई है जिसमें जरगा किया गया है, जिसकी वजह से जो है पुलिस जो है वो हरकत में आ गई है। 6 मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया है और इसकी आला सतही तहकीकात शुरू कर दी गई है। SSP घोटकी अनवर खैतरान का यह कहना है कि वुमेन प्रोटेक्शन सेल के ने तहकीकात करने के बाद जो है वो मुकदमा दर्ज कराए हैं और मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया और मज़ीद किया जाएगा। जबकि यहाँ के जो छोटे वडेरे हैं वो यहाँ पर ये जरगे कर रहे हैं। ये एक जरगे का और जो है वो कारोबार बन गया यहाँ पर। मजमूई तौर पर जो है यहाँ पर कारोबारी के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता 10 महीने के दौरान जो है वो 13 ख़वातीन और 4 मर्दों को कत्ल किया गया है। मजमूई तौर पर 17 जो है वो अफराद को कारोबारी के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ घोटकी की वुमेन प्रोटेक्शन सेल के इंचार्ज मैडम सब इंस्पेक्टर सबा के पास। हम इनसे पूछते हैं कि कारोबारी के हाल ही में कितने जरगे हुए हैं और अब जो इसके अलावा जो है इसमें कारोबारी में कितने अफराद जो हैं वो कत्ल हुई हैं, कितनी ख़वातीन को इसमें मारा गया है। हम इनसे तफसीलात पूछते हैं। जी मैडम सबा, बताइएगा कि एक तो लेटेस्ट वाक़या हुआ है जिसमें कारोबारी के जो है वो जरगे हुए हैं, वो कितने जरगे हुए हैं, कितनी लड़कियों के साथ हुए हैं, कौन कौन सी वो लड़कियां थी, किस इलाके की? 14 के साथ हुए हैं और उनमें 13 औरतें कत्ल हुई हैं और 4 मर्द हैं, जिनमें लेडी जो है एक हमारे पास आई है गुलाम शरह सखी जहाँ है। इसकी ये कहानी है कि एक ही हफ्ते में इसको काला कर दिया था हस्बैंड ने और उसके बाद इसका भी जरगा हुआ। मसम्मत नादिया है, इनको भी काला किया, इनका भी यही मसला है। आयशा है वर्द सोबतसर, इसे भी काला किया है। फरीदा, इसका भी जरगा हुआ, इसे भी काला किया है। जरगे की बुलान बहुत ज़्यादा है। जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं गाँव में, गोट में, देहात में, स्याहकारी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। अच्छा, ये बताएं कि इसमें एक लड़की को कत्ल भी किया गया है जिसका नाम रेहाना, उसकी क्या स्टोरी है? उसकी स्टोरी ये है कि वो उसको मार दिया। मारने के बाद उसकी जो वालदा आई थी हमारे पास, वो भी आई थी, वालिद भी आए थे, उसकी वालदा भी आई थी। उसकी लाश उन लोगों ने नहीं दी थी और अभी तक पुलिस तफ्तीश कर रही है। बाकी तफसील जो है वो BSHO को पता होगी, मगर यह है कि पुलिस असल जवाबदार को गिरफ्तार कर चुकी है। दूसरा ये कि ये जो वडेरे हैं इनका जो ये मसला हुआ है, ज़ाहिर है जो गिरफ्तार हैं और जो नहीं भी है गिरफ्तार, वो मुझे धमकियाँ दे रहे हैं मारने की कि भाई ये इतना बड़ा केस तुमने क्यों करवाया है। मेरा तो कुछ नहीं, हो तो बड़े ऑफिसर बैठे हुए हैं, ऑफिसर साहिबान, उन्होंने किया है FIR, थाने वाले SHO ने किया है FIR, मैंने तो नहीं की है। तो उन लोगों की धमकियाँ रोज़ मुझे मिल रही हैं कि भाई हम मार देंगे, हम ये कत्ल कर देंगे तुम्हें। तो मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस बात से कि उन लोगों ने मुझे बहुत धमकियाँ दी हुई। हम इस बारे में सारी तफसीलात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं DSP घोटकी से। से पूछते हैं कि जी बताइए कि यारो लुंड पे कितने मुकदमा दर्ज हुए हैं? PS यारो लुंड पे जो है 3 मुकदमा दर्ज हुए हैं अभी तक। जी, इसमें बताया कौन कौन से हैं और उनको किस तरीके से किस ने मुकदमा दर्ज कराए? एक तो मुकदमा हुआ है, उसमें कंप्लेनेंट प्राइवेट है गुलाम शर। उसका कहना है बकौल उसके कि उसको कुछ महीने पहले उसके शोहर ने उसको कारी का इल्ज़ाम लेके उसको तलाक दे दी थी। जो बकौल उसके के उसके बाद जो है वो 9 नाम बता रही है उन्होंने जरगा किया था और जिसके साथ इल्ज़ाम लगाया था गुलाम सिंह शर, उसके ऊपर 16 लाख का जो जुर्माना डाला गया था। अभी वो अपने माँ बाप के घर में रह रही है अपने भाइयों के साथ, तो उस केस की हम तहकीकात कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएंगे इसके अलावा 39/25 भी एक FIR हुई है, उसकी क्या तफसीलात है? 39 और 42 हुई हैं, 42 और 40 FIR हुई हैं। 39 तो गुलाम का केस है, 42 और 40 2025 वो FIR हुई हैं जो सरकार की तरफ से दाखिल की गई हैं।
जिसमें जो अकॉर्डिंग टू वर्जन ऑफ एफआईआर जो है कि फरीदा शर, नादिया शर, सुखी जान, आयशा और आसमा, इनके ऊपर कारोबारी का एलिगेशन लगाकर जो जरगा किया गया है, उसमें बंदों को नॉमिनेट किया गया है। इसमें कितने का जरगा किया गया है इसमें मजबूरी तौर पर? वो अमाउंट तो मुख्तलिफ है, तकरीबन जो है मेरे ख्याल में 50-60 लाख का इतना वो है, लेकिन उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं। ये टोटल लड़कियां कितनी हैं जिन पर ये कारोबार? ये लड़कियां जो हैं 5 हैं, जिसमें जो हमें पता चला है कि फरीदा शर, नादिया शर और सुखी जान ये खुद जो है वो कोर्ट में अपीयर हुई हैं, जिसका हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तस्दीक हम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि इसमें एक लड़की फरजाना, उसके बारे में बताया जाता है कि उसे कारोबारी करके कच्चे के इलाके में कत्ल कर दिया गया, क्या उसका मुकदमा दर्ज हुआ है? उसका मुकदमा रावती थाने में दर्ज हुआ है और वो रावती थाने का केस है, तो वहाँ पर उसका मर्डर का केस दाखिल हुआ है और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अच्छा, ये बताएं कि उसके मुल्ज़मान और उसकी लाश, वो लाश के लिए वो कोशिश कर रहे हैं और रावती पुलिस कोशिश कर रही है, तो वहाँ डिटेल का मुझे पता नहीं। मजमूई तौर पर इस जरगे में और इस कत्ल में कुछ गिरफ्तारियां हुई? जी 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, तो वहाँ गिरफ्तार किया गया है। तो अभी हम SSP साहब के हुक्म के ऊपर के जो शिकायतें आ रही हैं कि इसमें जो है कुछ मिस हैंडलिंग हुई है या कोई मतलब कुछ नाम जो है वो गलत का इंदराज किया गया है एफआईआर में, तो उनकी छानबीन हम कर रहे हैं और जो वर्जन है एफआईआर में उसमें भी कुछ डाउट क्रिएट हुए हैं। इस वक्त मौजूद हूँ DSP ऑफिस में, जहाँ कारोबारी के इल्ज़ाम में एक तहकीकात जारी है। हम यहाँ पर एक खातून जिसकी बेटी को कच्चे के इलाके में कत्ल कर दी गया, हम उनसे पूछते हैं कि क्या वजूहत थी। अम्मा, क्या नाम है आपका? मुझे प्यारी नालो हाँ, मां दिए दिनी इनके मज़ा रखे रशीद के। अच्छा, ये अम्मा हे ॿुधायो त हे तहां कीअं उनके कत्ल कयो वियो कच्चे में? अलाए कीअं कयो अथनि, मां असांजो जायूं असांजो मुंहिंजो पंहिंजो घर मां पेटी पई आहे, ॾाजो हर शइ पई आहे, मां को धीअ सुबुह जो कायूं हली वई, मूंखे ख़बर काई न लॻी, पोइ चयईं अची वियो ॿुधो थी न, मां इन्हनि खे ॾिनी नामनगीरी कयूं, हे कयूं, हर शइ कयूं, बाबा असां कारी न ॾींदासीं, असां हिते ई विहारींदासीं, पंहिंजे घर में विहारींदा, मुंहिंजो ॾोहिटो आहे पंहिंजो आहे, ज़ाती ॾोहिटो आहे, मां पंहिंजो पाली ॾियां खिरोई ॼां, मूंखे बचकियो आहे धीअ, मूंखे ख़बर न पई त पोइ तूं ओॾो वञो अलाए काॾे वञो, न असां घर ॾिठो आहे, न कंहिं क़ुर ते मस्जिदनि ते का शइ न ॾिठी अथसि, उन्हनि जो असांखे ख़बर बि न आहे, काई ख़बर न आहे, मुद्दाई आई आहे रशीद। पहुंचे तहां डबल शादी छो कई? पहिरें हिते कई? काने छल शादी काने छल कोरी आहे, काने शादी छल हुते छो ॾिनी पोइ? असां काने ॾिनी न, असां हिते ॾिनी आहे न, उहे उन्हनि ॾिनी आहे। हाणे ॾोहिटो तुंहिंजो हुजे, तूं मां वटि मां कई खो त तुंहिंजो ॾोहिटो लाइ कयो आहे, हाणे लाश मिली थी कोन? कुझु कोन्हे मिलियो, मां पुकारंदी हुअसि, मां रहंदी हुअसि, कुझु कोई कोन्हे को। कंहिं उनके कारो कंहिं कयो? अलाए असांखे ख़बर न आहे, तव्हां जाते ॾिनी उन्हनि कयो? हा, उन प्यारी खे ख़बर आहे, मज़ा मां चई नालो प्यारी आहे, उन जो प्यारी आहे। इहो ॿुधायो तव्हांजी नंढड़ी जो छा नालो, छा थींदी? फरज़ाना नालो, मुंहिंजी भाइटी सही। ठीकु। फरज़ाना नालो असां रशीद जन पुटनि खे ॾिनी, मज़ार खे, ऐं मज़ार जा ॿिया पुट, रशीद जा 2 पुट उते गॾु आहिनि, पुराइण में हिन में मराइण में बि गॾु आहिनि। साईं खे चवां असां वरी इतराज़ जे असांखे ॿुधायो, असां SP खे बि ॾिनो आहे, यारे लुंड बि ॿुधायो अथसि, यारे लुंड हिकिड़ो माण्हू पकिड़े करे छॾे ॾिनो, वरी असांजा 2 पीउ बि गिरफ़्तार कयो त माण्हुनि जे चवण ते, ऐं मुंहिंजो भाउ बि कयो अथसि। इन नंढड़ी खे मासूम खे कारी कंहिं कयो? साईं मरायो, रशीद मरायो, इन नंढड़ी। छो मरायो? अलाए छो ई मरायो, हितां काहे वञी ओॾी मराई अथसि, नाजायज़ कई त कारी जा ख़ुदा खे ख़बर कहिड़े हिसाब कारी करायो। लाश न मिलियो आहे हिन महिल ताईं। आपको क्या कच्चे के जराये से जो है वो इतला मिली थी कि फरजाना को क्या किया गया, क्या नाम था उस लड़की? मेरे ख्याल से उसका नाम फरजाना था, उसको कत्ल कर दिया गया था उन कच्चे के इलाके में। किस वजह से कत्ल किया गया, क्या है आपके पास? उधर से इतला मिली कि कोई हमने काला किया उस लड़की को, और पता नहीं उसने कैसे कत्ल किया, क्यों कत्ल किया, उसका क्या दोष था, हमें इस बात का लाश उसकी मिल सकी? नहीं मिल सकी, हम लोगों ने कहा हम लाश नहीं दे सकते।